हेलो डोमिनेटर्स, वेलकम अगेन। मैं हूं आपका दोस्त सुधीर सर और आज से हम लोग शुरू करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। शुरू करते हैं कैमरामैन शुभम के साथ। थोड़ा सा मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे का जल्दी से रिकॉल कराता हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो इसका पिछले वाला वीडियो जो है वो आप देखिएगा जा करके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स के बारे में मैंने वहाँ पर बताया है आपको। वहाँ पर मैंने बताया था कि हमारे दो साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था, एक का नाम हमारे साइंटिस्ट है जिनका नाम था बर्जीलियस, है ना, और वहाँ पर एक थ्योरी थी जिसका नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। जी वाइटल फोर्स थ्योरी थी, ये हमारे पास क्या हुआ, ये बर्जीलियस ने बताया। बर्जीलियस ने कहा कि जो वाइटल फोर्स थ्योरी कहती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब के अंदर नहीं बनाया जा सकता। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं इनको लैब के अंदर नहीं बनाया जा सकता, इनको आप लैब के अंदर नहीं बना सकते। इसको कौन प्रोड्यूस करता है? केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसको कौन प्रोड्यूस करता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। बट हमने बोला कि ये, फिर हमारे साइंटिस्ट आए, हमारे 19वीं सेंचुरी में हमारे साइंटिस्ट आए, है ना, जिसको बोलते हैं पापा ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन आया? वोलर आए। वोलर ने गलत प्रूफ कर दिया। किसको? वाइटल फोर्स थ्योरी को वोलर ने क्या कर दिया? गलत प्रूफ कर दिया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया लैब के अंदर। इन्होंने हीट करके क्या बना दिया? ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। नाम लिख देते हैं, यह है बेटा अमोनियम साइनेट, और इसको इन्होंने हीट कर दिया, इन्होंने यूरिया बना दिया, NH2CO NH2। ठीक है, ये बेसिक्स था जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया हुआ है। अब यहां पर क्या हुआ कि जो वोलर है हमारे पास, ये मैंने कहानी इसलिए बताई कि हमारे जो साहब हैं जिनका नाम है वोलर सर, इनके बारे में थोड़ा बताना था। तो वोलर साहब जो थे हमारे पास, इन्होंने क्या किया? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिस्कवरी की। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड को। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास होते हैं, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो ऑर्गेनिक जो हमारे पास, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फादर कौन? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फादर है हमारे वोलर साहब। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। अब बेटा क्या होता है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला एलिफैटिक, और ओपन चेन। दूसरा क्लोज्ड चेन। मतलब दो भागों में डिवाइड किया गया, किसमें किसमें? ओपन चेन और क्लोज्ड चेन। ठीक, हम इसको कभी कभी ए साइक्लिक भी बोलते हैं, ए साइक्लिक भी बोलते हैं। एलिफैटिक को क्या बोलते हैं? एलिफैटिक को कभी कभी हम क्या बोलते हैं? ए साइक्लिक भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां पर आगे की तरफ। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमारे पास एलिफैटिक कंपाउंड थे, एलिफैटिक मतलब या ओपन चेन कंपाउंड थे, इनको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया फर्दर। सैचुरेटेड कंपाउंड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड। और हमारे पास जो क्लोज चेन था इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया फर्दर। होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। अगर यहां पर बात करेंगे सैचुरेटेड कंपाउंड को कैसे पहचानेंगे, तो अगर आप सिंपल टर्म में अगर बात करूं तो कहीं पर अगर आपको सिंगल बॉन्ड दिख जाए, आपको क्या दिख जाए? सिंगल बॉन्ड दिख जाए, तो समझ जाइएगा कि वो सैचुरेटेड कंपाउंड है ना। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिखता हूं अभी, एग्जाम्पल में है एल्केन। क्या है? एल्केन। अनसैचुरेटेड में अगर आपको क्या दिख जाए? डबल बॉन्ड दिख जाए, डबल बॉन्ड,
या आपको ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए, तो उसका मतलब क्या है, वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, मतलब डबल बॉन्ड या आपको ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए, ठीक है। होमोसाइक्लिक जो था बेटा, इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया फर्दर, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में इसको डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो हमने क्लासिफिकेशन किया हुआ है, इसका हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे पास होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम बेसिकली किसके बारे में ज्यादातर बात करने वाले हैं, कार्बन के बारे में, है ना। इसका मतलब क्या है कि ओपन चेन का मतलब क्या है कि बेटा कार्बन जो है वो अगर लाइन से लगे हुए हों, है ना, और चेन जो है वो खुली हुई हो, है ना, बंद ना हो, तो ये क्या हो गया, ओपन चेन। कार्बन अगर क्या लगे हुए हैं, इस तरीके से लगे हुए हैं, CH3 CH2 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 CH3, अगर इस तरीके से लगे हुए हैं तो ये क्या है, ओपन चेन, है ना। तो इसका एग्जांपल में क्या है, इसका एग्जांपल मैं लिख देता हूं, इसका एग्जांपल है एल्कीन और है एल्काइन, ठीक है। यहीं से मैं छोटी छोटी चीजें आपको बता रहा हूं, इन सारी चीजों को आपको समझना है, और जहां पर भी आपको समझ में ना आए, है ना, वहां पर आकर के आपको क्या करना है, अगर दोबारा रिपीट करके देखना है। अगर फिर भी नहीं आता है तो आप नीचे डाउट सेशन में जाकर के आप नीचे डालिएगा, मैं दोबारा से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। एल्केन जो बताया बेटा, इसका एल्केन का होता जो है, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2, है ना। इसके बारे में मैं आपको डिटेल पढ़ाऊंगा अभी जब IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ाऊंगा। अभी मैं केवल आपको बता रहा हूं कि एल्केन जो होता है वो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। उसी तरीके से एल्कीन और एल्काइन का फॉर्मूला होता है, इसका होता है CnH2n-2 और इसका होता है CnH2n। ये क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला मतलब बेटा n क्या है, यहां पर जो n है नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, है ना। तो मैं एग्जांपल अभी आपको बताता हूं, मैं डिटेल जब आपको अभी IUPAC पढ़ाऊंगा तब मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। एग्जांपल में क्या है कि अगर मान लो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 आपको दिख गया, मतलब आपको सिंगल बॉन्ड दिख गया, तो वो कैसा कंपाउंड है, सैचुरेटेड कंपाउंड है ना। अगर यहां पर मान लो क्या दिख गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 दिख गया, मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। अगर मान लो क्या दिख गया, CH ट्रिपल बॉन्ड CS दिख गया, मतलब वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा इथेन। अभी मैं केवल नाम बता रहा हूं आपको, जब मैं आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर भी पढ़ाऊंगा तो मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। ये हमारे पास गैस है, इसको बोलते हैं इथाइलिन गैस, और ये जो है उसको बोलते हैं एसिटिलीन गैस। ये हमारी कौन सी गैस है, एसिटिलीन गैस। अभी आपको केवल नाम बता रहा हूं, है ना, जिससे आपको थोड़ा सा पता चल जाए। अभी पता चलेगा, जब मैं बार बार बोलूंगा तो आपको और समझ में आएगा। तो हमने बोला कि जो एल्केन है इसका फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2, है ना। इसका फॉर्मूला क्या है, CnH2n। इसका फॉर्मूला क्या है, CnH2n-2, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है। अब हम बात करते हैं होमोसाइक्लिक, मतलब क्लोज्ड कंपाउंड। क्लोज्ड कंपाउंड का मतलब क्या है बेटा, क्लोज कंपाउंड का मतलब क्या है कि ये जो भी कार्बन की चेन है ना, यही कार्बन की चेन है। अगर मान लो इस कार्बन और इस कार्बन को जोड़ दूं, इस कार्बन और इस कार्बन को जोड़ दूं, तो ये क्या, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। तो यहां पर क्या होगा, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और ये 5 कार्बन, है ना। पांचों कार्बन को हमने जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, रिंग बन गया। पांचों कार्बन को जोड़ दिया तो क्या बन गया, रिंग बन गया। मतलब ये क्या बन गया, रिंग, और ये क्या बन गया, क्लोज्ड बन गया। कैसे बन गया बेटा, क्लोज्ड बन गया, है ना। तो जब ये क्लोज्ड बन गया तो इसका मतलब क्या है कि किसमें आ गया, ये क्लोज्ड चेन में आ गया। मतलब यही जो चेन थी वो क्या हो गई, क्लोज्ड हो गई। अब उसमें भी बोल रहा है कि होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या है ना। अब यहां पर क्या है बेटा कि होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में बोला गया कि हमारे पास उसको भी दो भागों में बांटा गया, होमोसाइक्लिक को, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में। एलिसाइक्लिक का मतलब क्या होता है बेटा, एलिसाइक्लिक का मतलब क्या है ना। एलिसाइक्लिक का मतलब क्या है कि जो कार्बन है, ये जो कार्बन है कुछ इस तरीके से मान लो हमने स्ट्रक्चर बनाया,
ये हमने सबसे छोटा बनाते हैं सबसे पहले। एग्जाम्पल के तौर पे एलिसाइक्लिक का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, आप ये बताइए कि अगर मान लो हमें एक रिंग बनानी है, क्या बनाना है बेटा, एक रिंग स्ट्रक्चर मतलब क्लोज स्ट्रक्चर बनाना है, तो कार्बन का नंबर कितना होना चाहिए मिनिमम हमारे पास, कितना होना चाहिए, कितना बेटा, 3, है ना। अगर जब तक 3 कार्बन हो जाएंगे तो 3 कार्बन से हम क्या बना सकते हैं बेटा, 3 कार्बन से हम क्लोज रिंग बना सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि रिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितनी की जरूरत पड़ती है, 3 कार्बन की जरूरत पड़ती है। तो बेटा क्या होता है कि हम जो इस तरीके से आप किनारे शार्प एंड देख रहे हो ना, ये शार्प एंड पे कार्बन होता है। मतलब कहने का ये है कि इस तरीके से अगर मैंने स्ट्रक्चर को बनाया है तो जितने भी ये शार्प एंड आप देख रहे हो, ये वाला और ये वाला, यहां पर हम मान के चलते हैं यहां पर क्या प्रेजेंट है बेटा, यहां पर कार्बन प्रेजेंट है। तो यहां पर क्या है, 3 कार्बन है, तो मिनिमम 3 कार्बन चाहिए साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो इसको क्या बोलेंगे, एलिसाइक्लिक बोलेंगे। ये टर्म याद रखिएगा बेटा, ये सारे टर्म जो मैं आपको बता रहा हूं ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई जगह पूछे जाएंगे। तो आपको इन टर्म के बारे में पता होगा तभी आप इन स्ट्रक्चर को बना पाओगे, ठीक है। आगे मान लो बेटा हमने क्या कर दिया, 3 के बाद 4 कार्बन ले लिए, है ना, तो हमने ये बना दिया। मान लो हमने 5 कार्बन ले लिए तो हमने ये बना दिया, है ना। ये हमने क्या कर दिया, 5 कार्बन ले लिए। जहां जहां पर भी शार्प एंड है यहां पर हमने कार्बन लगा दिया बेटा। डॉट डॉट जो दिख रहा है वो सारे डॉट की जगह पे क्या बनाया बेटा, सारे डॉट की जगह पे क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, कार्बन। इसका मैं नाम अभी लिख देता हूं, मगर जब मैं आपको नॉमेनक्लेचर पढ़ाऊंगा, मतलब IUPAC पढ़ाऊंगा, IUPAC, है ना, IUPAC पढ़ाऊंगा। हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर को, तो वहां पर मैं इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। मैं अभी आपको केवल इसका नाम लिख दे रहा हूं इसके नीचे। इसका नाम है बेटा साइक्लो प्रोपेन, इसका नाम है बेटा साइक्लो ब्यूटेन, और इसका नाम है साइक्लो पेंटेन। ये हमने केवल अभी आपको नाम लिख दिए हैं। ये बेटा नॉमेनक्लेचर जब मैं आपको IUPAC पढ़ा दूंगा, उसको पढ़ाने के बाद मैं ये नॉमेनक्लेचर जो मैंने यहाँ पर कराया हुआ है, आपका जो क्लासिफिकेशन, एक बार मैं फिर से रिवाइज कराऊंगा, तो आपको ये सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी दोबारा, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा एरोमेटिक के बारे में, है ना। तो एरोमेटिक सुनते ही हमारे दिमाग में किसका नाम आता है, सबसे पहले बेंजीन का नाम आता है। किसका नाम आता है बेटा, बेंजीन का नाम आता है। इस तरीके से अगर मान लो स्ट्रक्चर है तो इसको बोलते हैं बेंजीन। भाई बेंजीन की जो है अगर आप पढ़ोगे तो बेंजीन को क्या बोला जाता है, केमिस्ट्री में क्वीन बोला जाता है। बेंजीन को क्या बोला जाता है केमिस्ट्री में, अगर आप सर्च करोगे तो क्या दिखाएगा कि अगर आप देखो सर्च करोगे क्वीन ऑफ केमिस्ट्री तो कौन मिलेगा आपको, बेंजीन मिलेगा वहां पे, ठीक है। तो ये हमारे पास बेंजीन हो गया। अभी मान लो एक बेंजीन रिंग थी, मान लो 2 बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाएं, क्या कर जाए बेटा, 2 बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाएं। एक बेंजीन रिंग हो गई और ये 2 बेंजीन रिंग हो गई, आपस में जुड़ जाए, है ना, तो इसको बोलते हैं नैफ्थलीन। इसको क्या बोलते हैं बेटा, नैफ्थलीन, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया नैफ्थलीन। हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड में हमने 2 स्ट्रक्चर पढ़ लिए। एक पढ़ लिया हमने नैफ्थलीन, है ना, एक क्या पढ़ लिया, नैफ्थलीन, एक स्ट्रक्चर पढ़ लिया हमने नैफ्थलीन, और एक पढ़ लिया हमने बेंजीन। और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर हो सकते हैं, जैसे ये है हमारे पास बेंजीन रिंग, इसके ऊपर हमने बेटा लगा दिया CH3, तो इसको बोलते हैं टोलीन। अगर मान लो हमने बेंजीन रिंग बनाया और उसके ऊपर हमने NH2 लगा दिया, मान लो क्या लगा दिया बेटा, NH2 लगा दिया, तो इसको बोलते हैं एनिलीन। ऐसे बहुत सारे नाम हो सकते हैं, मैंने केवल आपको थोड़ा से बताए हैं। इन सारे के जो स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बताए हैं इनके बारे में हम लोग और डिटेल पढ़ेंगे जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्पेशली क्लास 12th की जब केमिस्ट्री पढ़ाएंगे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो मैं आपको ये सारी जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इनके बारे में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तब मैं आपको और सारी चीज़ें में बताऊंगा कि इसमें रेजोनेंस होता है ना, और भी एरोमेटिक कंपाउंड को कैसे पहचाना जाता है ना। हमारे दिमाग में आता है कि 6 कार्बन है तभी वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा, ऐसा नहीं है, है ना। एरोमेटिक के लिए क्या दिए गए हैं, अलग से
रूल दिए गए हैं, उन रूल के बिहाफ पे हम बताते हैं कि कौन एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। अब बात करते हैं हेट्रोसाइक्लिक की। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या है बेटा कि जहां पर बेंजीन रिंग में जहां पर आप ये किनारे देख रहे हो, यहां पर क्या प्रेजेंट है, यहां पर प्रेजेंट है कार्बन, है ना। हेट्रोएटम का मतलब कह रहा है कि अगर मान लो बेटा हम क्या करें कि हम किसी एक कार्बन को हटा दें और उसकी जगह हम क्या लगा दें, हेट्रो, जो हमारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं इसमें हमारे पास हेट्रो एटम कहलाते हैं बेटा, हेट्रो एटम। हेट्रो एटम कौन कौन से होते हैं बेटा, एक होता है नाइट्रोजन, एक होता है ऑक्सीजन, एक होता है सल्फर, है ना। ये हमारे पास क्या होते हैं, हेट्रो एटम। तो हमने क्या कर दिया, सब कुछ सेम रखा, ये बॉन्ड ये बॉन्ड ये बॉन्ड, मतलब ये बॉन्ड और ये बॉन्ड सब कुछ सेम रखा, बट एक कार्बन को हटाया, मतलब ये डॉट की जगह पे क्या लगा था, कार्बन, और मैंने इस कार्बन को हटा करके बेटा वहां पे क्या लगा दिया है, नाइट्रोजन लगा दिया है ना। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो इसको बोलते हैं पिरिडीन। ये हमारे पास हो गया पेरिडीन, पिरिडीन, है ना। तो हमारे पास क्या हो गया, हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास एक नाम हो गया पिरिडीन। और भी हमारे पास स्ट्रक्चर हो सकते हैं, जैसे मान लो हमने क्या किया जाए, थोड़ा सा रफ करूं बेटा, मैं इस तरफ वाला मैं रफ कर दे रहा हूं, ठीक है। अगर नोट करना है तो नोट कर लो। ये जो मैं नाम आपको बता रहा हूं, ये नाम आप याद करना अभी से शुरू कर दो। मैं डेफिनेटली कहता हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। अभी मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़ाई नहीं है, मगर मैं चैलेंज करता हूं कि जिस तरीके से मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, आपने कभी नहीं पढ़ी होगी उस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और अगर आपने मेरे कॉन्सेप्ट को फॉलो किया तो आपकी केमिस्ट्री जो है, मैंने क्या बोला है, वर्ड लिखा है डोमिनेटर, तो कहीं पर भी आप जाओगे और केमिस्ट्री में अगर आपसे कुछ पूछा जाएगा तो आप बहुत सारे बच्चों में डोमिनेट करोगे, ये मेरा वादा है आपसे। आगे हम बात करते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में हमारे पास और कंपाउंड क्या है, मान लेते हैं यहां पर बेटा हेट्रो एटम क्या लगा दिया हमने, ऑक्सीजन लगा दिया, तो इस स्ट्रक्चर का नाम होता है फ्यूरॉन। स्ट्रक्चर का क्या नाम है बेटा, फ्यूरॉन, है ना। अब मान लो यहां पर हेट्रो एटम सल्फर लगा दिया बेटा, क्या लगा दिया, हेट्रो एटम सल्फर लगा दिया, है ना। इसको बोलते हैं बेटा थायोफीन, इसको बोलते हैं क्या बेटा, थायोफीन। ये कॉमन नेम है बेटा, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। ये मैं आपको जो बता रहा हूँ, पिरिडीन और भी हमारे पास होते हैं, बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, मगर मैं आपको थोड़ा सा केवल बता रहा हूँ कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, कि जो कार्बन की चेन है, उस कार्बन की चेन में से एक कार्बन को हटाओ, उसके जगह नाइट्रोजन, सल्फर या ऑक्सीजन को लगाओ, तो क्या बन जाएगा, वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा, क्योंकि देखो ये साइक्लिक कंपाउंड है। तो हमारे पास ये कुछ हो गया हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में, ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। अभी तक मैंने इस क्लासिफिकेशन में आपको क्या बताया है कि जी हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फिर हमारे पास दो कंपाउंड में हमारे पास एलिफैटिक है, एलिफैटिक को हमने डिवाइड किया है, एलिफैटिक को हमने डिवाइड किया है बेटा किसमें, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में। और उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। अब आते हैं भाई हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड का। अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हमने पढ़ने जा रहे हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले अगर हमने किसके बारे में नहीं जाना, हमने नहीं जाना कार्बन के बारे में। हमने क्या बोला कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले अगर हमने किसके बारे में नहीं जाना, कार्बन के बारे में नहीं जाना, तो हम क्या ही पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, अगर मैं इसको फिर से लिखूं तो मैं बोल सकता हूं स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। अब बात आई हमारे पास भाई कार्बन जो है, सबसे पहले बेटा क्या है कि जो कार्बन की डिस्कवरी हुई वो 18th सेंचुरी में हुई। और 18th सेंचुरी में हमने पढ़ा था पीछे कि हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लेवेसियर।
है ना, इनका नाम था एंटोइन लेवोसियर। इनका पूरा नाम था एंटोइन डी लॉरेंट लेवोसियर, इनका पूरा नाम था। तो कार्बन की जो डिस्कवरी की वो किसने किया था? एंटोइन लेवोसियर ने क्या किया था? कार्बन की डिस्कवरी की थी। इन्होंने कैसे इसके बारे में पढ़ा, मतलब कैसे इन्होंने देखा कि भाई कार्बन है कि नहीं? तो इन्होंने कहा, इन्होंने, अगर आप पढ़ोगे, मैं बता रहा हूँ आपको कि जो हमारे पास एंटोइन लेवोसियर थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने चारकोल ले लिया और डायमंड ले लिया और इन्होंने दोनों को हीट कर दिया। जब इन्होंने हीट किया और दोनों को क्या लिया? सेम वेट में लिया। तो इन्होंने क्या देखा कि इनको क्या मिला दोनों में, मतलब डायमंड से जब इन्होंने क्या कर दिया, इन दोनों को क्या कर दिया? हीट कर दिया। क्या कर दिया बेटा? हीट कर दिया। तो इन्होंने क्या देखा कि जो हमारे पास चारकोल था, इससे भी CO2 मिली और डायमंड जो था, इससे भी CO2 मिली और दोनों से सेम वेट की CO2 मिली। दोनों से सेम वेट की CO2 मिली। दोनों को सेम वेट में क्या किया था? लेकर के उसको जलाया था और उनको क्या मिला? सेम वेट में क्या मिला? CO2 मिला। तो यहां पर क्या है कि कार्बन की डिस्कवरी जो हुई वो किसने की? एंटोइन लेवोसियर जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने किया। जो हमारे पास वर्ड है हमारे पास जिसका नाम है कार्बन, ये लैटिन टर्म से लिया गया था। ये एक लैटिन टर्म से लिया गया था जिसका नाम था हमारे पास कार्बो। लैटिन टर्म था जिसका नाम था कार्बो। और कार्बो का मतलब बेटा होता है कोल। कार्बो का मतलब क्या होता है? कोल या चारकोल। कार्बो का मतलब क्या होता है बेटा? कोल या चारकोल। मतलब यहां से क्या किया गया था? कार्बन जो नाम है वो यहां से उठाया गया कार्बो से, है ना, कोल और चारकोल। ये तो हमने थोड़ा सा पढ़ा कि जो कार्बन है, कार्बन के अंदर अभी हमने प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी कि कार्बन के अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है, अभी हमने पढ़ा। फिर जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर देखा गया तो अगर आप कार्बन के बारे में पढ़ोगे तो आप देखोगे जो कार्बन है वो हमारी अर्थ क्रस्ट पे, कार्बन जो है वो हमारी जो अर्थ क्रस्ट है, हमारी जो अर्थ क्रस्ट है उसमें अगर आप देखोगे तो ये 15th मतलब 15वें नंबर पे आता है ना। ये किस पे नंबर आता है? 15th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, है ना। हमने क्या बोला? कार्बन क्या है हमारे पास अर्थ क्रस्ट में 15th, मतलब 1 2 ऐसे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, वैसे 15th क्या है? मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, है ना। 15th मोस्ट अबंडेंट, 15 मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है भाई अर्थ क्रस्ट पे, ठीक। दूसरा, आपने एक नाम सुना होगा जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल। और पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखोगे तो जो कार्बन है बेटा वो आपको 14th ग्रुप में मिलेगा। किस में मिलेगा? 14 ग्रुप में मिलेगा, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा सा पढ़ा कि भाई कार्बन जो होता है, कार्बन की डिस्कवरी की हमारे पास एंटोइन लेवोसियर साहब ने, और इन्होंने कैसे किया मैंने आपको एक्सपेरिमेंट भी बताया। और कार्बन जो था हमारे पास, कार्बन जो टर्म है वो लिया गया था लैटिन टर्म कार्बो से, जिसका मीनिंग होता है कोल और चारकोल। फिर हमने बताया कि जो कार्बन है वो अर्थ क्रस्ट में क्या है, बोला जाता है कि 15th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है और ये 14th ग्रुप में पाया जाता है। अगर आप पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे, अगर आप टेबल पढ़ोगे, पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तो आपको किसमें मिलेगा? 14th ग्रुप में मिलेगा। अब हम क्या करते हैं, जो कह सकते हैं कि कार्बन है, कार्बन के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। रफ करते हैं। अगर मैं कार्बन की प्रॉपर्टी के बारे में बताऊं, कार्बन की प्रॉपर्टी के बारे में बताऊं, जो कार्बन होता है इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। तो जो कार्बन होता है, कार्बन पीरियोडिक टेबल में पाया जाता है। तो
कार्बन जो होता है बेटा वो टेट्रावैलेंट होता है। कैसा होता है? टेट्रावैलेंट। वैसे अगर मैं और बताऊं तो इसका जो कार्बन जो होता है इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो कार्बन का होता है बेटा वो काफी हाई होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो होता है मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका 3550 डिग्री सेल्सियस, और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो होता है 4827 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो कार्बन का ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। कार्बन, अब हमने बोला कि जो कार्बन होता है, कार्बन का टेट्रावैलेंट से पहले एक चीज समझते हैं कि जो कार्बन होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा? एटॉमिक नंबर कैसे लिखा जाता है? ये कार्बन लिख दिया गया बेटा, और कार्बन का जो नंबर एटॉमिक नंबर है वो नीचे लिखा जाता है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और उसका एटॉमिक वेट 12 है ना। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, तो जो कार्बन होता है बेटा, कार्बन का हम क्या करते हैं, जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, क्या निकालते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो कितना आता है? आता है 1s2 2s2 2p2। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर बेटा? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हैं। मैं आपको एक अलग से चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो बेटा मैं जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूं अभी आपको, ये एक चैप्टर पढ़ाऊंगा जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो जो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला बेटा चैप्टर होगा उसमें मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा इसके बारे में। मैं आपको यहां पर इसलिए बता रहा हूं बेटा कि आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जब पढ़ रहे हैं तो हमें कार्बन के बारे में थोड़ी सी चीजें पता होनी चाहिए, है ना। तो जो हमारे पास क्या है बेटा कि जो ये लास्ट आप देख रहे हो, तो इसके कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन है? ये जो है ये 2 लिखा हुआ है, ये शेल है, शेल नंबर है, तो इसमें दूसरी शेल है ना। और ये जो P लिखा हुआ है ये ऑर्बिटल है। क्या है? S, P और D जो आप देख रहे हो, S और P जो लिखा है ये क्या है? ऑर्बिटल है ना। तो क्या होता है कि जो P ऑर्बिटल होता है बेटा, P ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन भरने मान लो, है ना। तो एक S ऑर्बिटल में देखो, यहां से आपको थोड़ा सा बता देता हूं, S में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन और F में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में बेटा पढ़ाऊंगा, आपको दिक्कत नहीं है लेनी। अभी क्या करना है, अभी आपको थोड़ा सा जानना है इसके बारे में, है ना, कि अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये टेट्रावैलेंट होता है तो कैसे होता है, वो आपको समझ में आना चाहिए। तो भाई S ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए गए इस तरीके से, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, 2s में हमने इलेक्ट्रॉन भर दिए, ठीक है। उसके बाद 2p में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक, इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 इसमें भर गए, तो बाकी बचे कितने? 2 किस में चले जाएंगे? P में। तो एक P में चला गया, है ना, एक P में चला गया, और एक P में मान लो और चला गया, ठीक है। अभी इसमें क्या है, P में एक इलेक्ट्रॉन खाली है, P में एक इलेक्ट्रॉन क्या है, जगह खाली है। तो ये क्या करता है, S वाला ऑर्बिटल क्या करता है, एक्साइटेड स्टेट, ये क्या है, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा क्या बोलते हैं इसको? ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं बेटा, यहां से लिखा हुआ है यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। नीचे लिखते हैं एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो उसमें क्या होता है बेटा कि उसमें ये होता है कि जो उसका S एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये S इलेक्ट्रॉन एक इसमें ट्रांसफर कर देता है ये। तो जब ये ट्रांसफर करेगा तो क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये। तो अभी इसके पास कितनी जगह रहेगी? एक इलेक्ट्रॉन इसमें जा सकता है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें जा सकता है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें जा सकता है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें जा सकता है। इसीलिए इसको बोला गया टेट्रावैलेंट। क्या बोला गया बेटा? टेट्रावैलेंट। टेट्रा का मतलब होता है बेटा 4, तो ये क्या होता है, टेट्रावैलेंट, है ना। तो ये हमारे पास क्या है, टेट्रावैलेंट की वजह से क्या है कि टेट्रावैलेंट आपको समझाने के लिए मैंने आपको ये थोड़ा सा बताया इसके बारे में, ठीक है। लिखना है तो आप लिख लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा और आगे बताऊंगा इसके बारे में।
समझ में आ गया बेटा टेट्रावैलेंट क्यों बोलते हैं, है ना। तो मैक्स देखो एक रूल आया था जिसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल या ऑक्टेव रूल, है ना भाई। हम तो भाई ऑक्टेट पढ़ के आए हैं क्योंकि हम हिंदी मीडियम से थे। जो अंग्रेज होते हैं ना वो क्या पढ़ते हैं, कहते हैं ऑक्टेट नहीं बोलो, क्या बोलो, ऑक्टेव बोलो। तो ऑक्टेव रूल कहता है कि किसी भी जो हमारे पास जो कह सकते हैं आउटर मोस्ट शेल में किसी भी, कहता है किसी भी एलिमेंट के जो आउटर मोस्ट सेल है, क्या है, आउटर मोस्ट शेल है, अगर उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं तो वो हो जाएगा स्टेबल। ये कहता है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट का मतलब बेटा, ऑक्टा मतलब 8, है ना। तो कार्बन के पास अभी बेटा कितने जगह थी, 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह। तो इसको बॉन्ड बनाने के लिए अगर बात करेंगे तो ये कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड, 1 2 3 और 4 बॉन्ड। अब मान लो कार्बन के पास पहले 4 इलेक्ट्रॉन पहले से थे बेटा, है ना, लास्ट में भरे थे अभी हमने, अगर आपको याद हो तो कुछ इस तरीके से, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, है ना। तो यहां पर हमने 4 बॉन्ड और बना दिए, मतलब ये मान लो ये बना दिया, तो इसके सारे ऑर्बिटल क्या हो गए, भर गए। पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या कर गए, भर गए शेल में। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि उसके भरने की वजह से क्या हुआ कि ये मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। तो इस वजह से इसको क्या बोला गया, टेट्रावैलेंट। यहां से भी समझ सकते हो आप, मैक्सिमम 4 बॉन्ड क्या कर सकता है, बना सकता है, ठीक है। तो ये हो गया अबाउट थोड़ा सा कार्बन के बारे में। कार्बन जो होता है बेटा, इसमें एक टर्म लिखा जाता है कि कार्बन के अंदर, अब बात करते हैं थोड़ा सा, जो कार्बन होता है इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है। उस प्रॉपर्टी को मैं बताऊंगा आपको कि जो कार्बन होता है इसके अंदर आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी होती है, आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी होती है। दूसरा, जो हमारे पास कार्बन होता है इसके अंदर एक प्रॉपर्टी और होती है, इसको बोलते हैं कैटेनेशन की प्रॉपर्टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। हमने क्या बोला, जहां पर मैं बोलूंगा इंपॉर्टेंट है मतलब उसको आप स्टार बना करके अलग कलर से किसी भी तरीके से आप उसको लिख लो। जो हमारे पास क्या है, कार्बन के अंदर प्रॉपर्टी है किसकी, कैटेनेशन की। कैटेनेशन एक कार्बन की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से जो कार्बन है वो बेटा किसके फॉर्म में पाया जाता है, लॉन्ग चेन के फॉर्म में पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा, लॉन्ग चेन बनाने की क्षमता रखता है, मतलब कार्बन कार्बन के साथ में, और या तो रिंग बनाने की क्षमता रखता है। ये प्रॉपर्टी किसके अंदर है, कार्बन के अंदर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो कार्बन है इसके अंदर कैटेनेशन की प्रॉपर्टी है, मतलब कैटेनेशन का मतलब क्या है कि ये दूसरे कार्बन के साथ चेन में लग सकता है। जैसे आप अगर देखो, जो हम लोग ऑयल देखते हैं या जो हमने पेट्रोलियम यूज किया है ना, पेट्रोलियम मतलब पेट्रोल वगैरह जो भी हम लोग यूज करते हैं, ये सारे ऑयल जो होते हैं वो क्या होते हैं, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्या होते हैं, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो मतलब बेटा हाइड्रोजन, कार्बो मतलब कार्बन, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन की चेन। तो हाइड्रोजन और कार्बन की चेन क्या होती है, लॉन्ग होती है। तो ये प्रॉपर्टी इसकी जो थी वो कार्बन को सबसे खास बनाती है अलग से। अगर मैं बात करूं तो एक प्रॉपर्टी इसके अंदर क्या है, तो जो कार्बन होते हैं इसके जो एलोट्रॉप्स हैं, क्या पाए जाते हैं, एलोट्रॉप्स जो हैं ये सॉफ्ट भी पाया जाता है और ये हार्ड भी पाया जाता है। मतलब सॉफ्ट से लेकर के हार्ड तक की रेंज में पाया जाता है। सॉफ्ट में कौन है, ग्रेफाइट है बेटा। हार्ड में कौन है, हार्ड में है बेटा डायमंड। डायमंड हार्ड में कौन सा है, डायमंड। तो मैंने आपको जो प्रॉपर्टीज बताई हैं इसमें आइसोमेरिज्म पहला बताया आपको, है ना। दूसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो इसके अंदर पाई जाती है, कैटेनेशन की प्रॉपर्टी। और तीसरा जो है बेटा क्या है, एलोट्रॉप्स, है ना। एलोट्रॉप्स मतलब ये है कि सॉफ्ट से लेकर के हार्ड तक की रेंज में पाया जाता है। सॉफ्ट में पाया जाता है हमारे पास कौन, ग्रेफाइट, और हार्ड में कौन पाया जाता है बेटा, डायमंड। नोट कर लो। ये मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है कार्बन के बारे में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। मैं आपको ये छोटे छोटे वीडियोस दूंगा और 2 से 3-4 वीडियोस आपको दूंगा, और ये 4 वीडियो आपको देखने हैं और इनके नोट्स प्रॉपर बनाने हैं और इनको रिवाइज करना है। और जहां पर भी आपके कोई क्वेश्चन की क्वेरी आएगी वहां पर आकर
क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में जाना है और वहां पर लिखना है कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई। डेफिनेटली मैं आपको क्या करूंगा, उसका सोल्यूशन दूंगा। अगर मान लो आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है ना, तो आप क्या कर सकते हो, मेरा ये कॉन्टैक्ट नंबर है 8400275828। आप कॉल मत करना बेटा, क्या करना, व्हाट्सअप कर देना हमारे पास, है ना, व्हाट्सअप कर देना, है ना। जो भी डाउट होगा मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अगर बहुत सारे बच्चों के सेम डाउट होंगे तो मैं एक अलग से छोटा सा वीडियो बनाऊंगा और मैं क्या करूंगा, उन सारे डाउट्स को क्या कर दूंगा, उसमें सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। देखते रहिए अपना प्यारा सा चैनल केमिस्ट्री डोमिनेटर।